हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी वगैरह को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ये जो आपका लेक्चर 1 शॉट रहने वाला है, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का आपका 1 शॉट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लेक्चर को देख लीजिए, दिमाग में आपके सारी चीज़ें फिट हो जाएँगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 के सिलेबस अर्थात टॉपिक्स की ओर चलते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में आपको किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं आपके एनवायरमेंटल साइंस में? टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। पहला आपको दिख रहा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवां। आपको पढ़ना क्या है? इस वन शॉट में हम एयर पॉल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका निपटारा करने वाले हैं। टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। यूनिट की बात करें तो टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 2 में आपका एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन आपका एक ही में है, तो ये आपके अलग-अलग चैप्टर हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले इसके टॉपिक्स वगैरह को आप देख लीजिए, आपको किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? एयर पॉल्यूशन क्या है? सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? इसके कारण क्या है? सोर्स क्या है? इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन अर्थात कहिए कि वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है ह्यूमन के हेल्थ पे, मनुष्य के स्वास्थ्य पे, इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, आपका प्लांट पे, एनिमल्स पे अर्थात कहिए कि पौधों पे और जानवरों पे आपका इफेक्ट क्या पड़ता है, एयर पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ उपायों के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एयर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में एक नियम बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था एयर पॉल्यूशन के लिए कि हाँ, एयर पॉल्यूशन से कैसे रोके, उसका निपटारा कैसे करें, उससे बचाव कैसे करें, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपके पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया 1986 में, उसके बारे में पढ़ना है। और फंक्शंस अर्थात कार्य क्या है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और एनजीटी के कार्य क्या है, इसके बारे में हम पढ़ना है। ये आपका नया बदला हुआ सिलेबस है। बस इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। यहाँ पे आपको सिलेबस में आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा होगा। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पेड़ पौधे और जानवरों पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो इंग्लिश में दिख रही है, यहाँ पे हिंदी में दिख रही है। तो एक एक करके सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अब सबसे पहले, चूंकि जब भी मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ तो पूरा मैं आपको सारांश बता देता हूँ कि आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी। जैसे एयर पोल्यूशन की बात करें तो वायु में एक तरीके से कह सकते हैं, हवा में आपकी क्या है, गंदगी। एयर पोल्यूशन का एयर मतलब होता है हवा या फिर वायु कहिए, पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। तो आपके हवा में जब प्रदूषण आ जाती है, जब गंदगी वगैरह आ जाती है, जो आपकी सांस लेने लायक तरीके एक तरीके से सांस लेने के लिए हानिकारक हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। जब ये अभी फिलहाल में आप क्या कर रहे होंगे, दिल्ली का नाम सुने होंगे, दिल्ली का नाम सुने होंगे कि वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और भारत की बात करें, सबसे प्रदूषित शहरों में आपका क्या है, आपका दिल्ली है। वहाँ की पोल्यूशन ऐसे है, आपका एयर की क्वालिटी वहाँ की ऐसी है कि एक दिन में आप बिना कुछ किए, बिना कहिए कि हानिकारक पदार्थ अर्थात जो आप सुट्टा वगैरह होता है उसको पिए हुए आप एक दिन में 16 से 17 कहिए कि हुक्का या फिर कहिए कि आप सिगरेट वगैरह पी रहे हैं बिना पिए हुए, ठीक है। मतलब जो सांस ले रहे हैं उसके चलते, उसके एक तरीके से जो सांस ले रहे हैं वहाँ का जो हवा है, वहाँ की जो हवा की क्वालिटी है इतनी ख़राब है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक दिन में 16-17 आप सिगरेट पी रहे हैं, तो वहाँ पे बिना सिगरेट पिए हुए जो सांस ले रहे हैं, जो हवा की क्वालिटी है, तो आप उसके चलते कहिए कि वो हवा की क्वालिटी आपकी ऐसी है कि एक दिन में आप 17 सिगरेट का कहिए कि एक तरीके से निपटारा कर रहे हैं, आप 17 सिगरेट पी रहे हैं। और ये क्या करते हैं, जो आपके मान लीजिए कि आपके एयर की क्वालिटी गलत हो गई या फिर कहिए कि प्रदूषित है या फिर आप सिगरेट पीते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके फेफड़े में जाकर के जम जाते हैं, आपके फेफड़े को ख़राब करते हैं। ऐसे समझ लीजिए एयर पोल्यूशन को। मान लीजिए कि आप घर में आग वगैरह, पराली वगैरह जलाते होंगे, तो बाहर जैसे आप आग वगैरह तपता वगैरह तापते होंगे, तो नॉर्मल चीज़ें चलिए, आपका हवा क्या होता है, इधर उधर जा करके पर्यावरण में, वातावरण में मिल जाता है, हर जगह चला जाता है। वही आप क्या कर लीजिए, अपने रूम में बंद कर दीजिए और थोड़ा सा पराली जला लीजिए और आधे घंटे तक उसमें रुक जाइए। देखिए आपका पूरा धुआं धुआं हो जाएगा रूम में, और उसके बाद से उसमें आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके हवा में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं उसमें आपके अन्य प्रदूषण वाली चीज़ें आ गई हैं, केमिकल कलिए की उसमें मिल गया है, आपके धुएं वगैरह, स्मोक
स्मोक वगैरह मिल गए हैं। इसी प्रकार से जब फैक्ट्रियों से कई सारे धुआं वगैरह, चिमनियों से धुएँ वगैरह निकलते हैं तो वो तो चलिए ऊपर चले जाते हैं। वही अगर आपके एक रूम में या फिर कहीं भी थोड़ा सा धुआं वगैरह पैक कर दिया जाए, उसमें आपको रहने के लिए कह दिया जाए, तो उसमें आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी हवा की क्वालिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आपकी हवा ऑक्सीजन वहाँ पे सांस लेने लायक नहीं रह पाएगी, और हवा के साथ साथ जो आप ऑक्सीजन लेंगे उसके साथ साथ आपके अंदर जो भी आपका वहाँ पे केमिकल, रासायनिक पदार्थ वगैरह, मतलब धुआं वगैरह होंगे, स्मोक वगैरह, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपके अंदर जाते चली जाएंगी, आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचाएंगी। तो सीधे कहने का मतलब क्या है, पोल्यूशन यहाँ पे एयर पोल्यूशन से मतलब क्या है, आपकी हवा में गंदगी, अर्थात आपकी हवा का प्रदूषित होना, आपकी हवा की क्वालिटी का एक तरीके से गड़बड़ होना, वही उसी का मतलब क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इस सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट डिफिनेशन भी हम देखेंगे, सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, सोर्स मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ से एयर पोल्यूशन आ सकते हैं। तो एक सरल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी चिमनी वगैरह या फिर आपकी जो भी कंपनी वगैरह होती हैं, उसमें कई सारे केमिकल वगैरह काम होते हैं, कई सारे केमिकल वगैरह जलाए जाते हैं। तो जो भी धुआं वगैरह निकलते हैं वो क्या करते हैं, आपके बाहर आकर के वातावरण पर्यावरण में मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, मान लीजिए कि आपके हवा में मिल गए हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी आपके फेफड़े में चले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से आते हैं, वही आपका सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन हो गया। जैसे चिमनी से, कंपनियों को, फैक्ट्री से, और भी कई सारे आप आग वगैरह, पराली वगैरह जलाते हैं, यहाँ से सब क्या है, इसके सोर्सेज हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके फेफड़े का खराब होना, आपका खांसी आना, ठीक है, बार बार करिए कि एक तरीके से, और करिए कि आपका खांसी के साथ साथ आपका जैसे बुखार नहीं, आपका जैसे कई सारे हाइजा वगैरह की चीज़ें आ जाती है, ठीक है, कैंसर होने का खतरा होने लगता है। तो ये सारे आपके ह्यूमन के हेल्थ पे प्रभाव है। इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, आपकी अर्थव्यवस्था डाउन होगी। जैसे जो टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि हाँ दिल्ली का पोल्यूशन इतना खराब है कि वहाँ पे सांस लेने लायक नहीं है, तो क्या वो आएंगे। तो आपकी अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा, आपके करिए कि देश का भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी डाउन होगी, डगमगाएगी, नुकसान होगा। पौधों पे भी प्रभाव पड़ता है कि एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो पौधों पे भी प्रभाव पड़ेगा। जानवरों पे भी प्रभाव पड़ेगा भाई, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे जानवर भी सांस लेते हैं, तो उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। अब एयर कंट्रोल मेथड्स, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, एयर को करिए कि शुद्ध कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे एक छोटा सा तरीका ले लीजिए कि आप जो पराली वगैरह जलाते हैं तो उनको ना जलाया जाए, मतलब जो चीज़ें हम करिए कि जो गलत काम कर रहे हैं, जिससे एयर पोल्यूट हो रहा है, तो उसको हम ना करें, या फिर करें तो कम स्तर पे करें, या फिर अगर कर रहे हैं तो उसको कुछ उसके लिए कोई सुविधा बनाए कि भाई ऐसे करेंगे तो एयर पोल्यूट नहीं होगा, तो वो काम हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद से दो चीज़ें हैं आपको, एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, यानी कि हवा का जो वायु प्रदूषण है उसको रोके कैसे, उससे उसका बचाव कैसे करें। तो एक आया था, कानून आया था 1981 वाला, उसको पढ़ना है। और एक आपका पर्यावरणीय प्रोटेक्शन, यानी कि कहिए कि आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, तो इसमें सभी प्रकार के पोल्यूशन आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। स्टेट पोल्यूशन, दो प्रकार के आपके बोर्ड होते हैं, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, अर्थात स्टेट एक होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक होता है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल मतलब जो पूरे भारत के अंतर्गत नियम को बनाता है, लागू करता है। स्टेट वाले क्या करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, देखते हैं। और इसमें भी टीम गठित की जाती है हर एक जिले में, हर एक एरिया में, कि हाँ आप अगर मान लीजिए जैसे कोई पराली जला रहा है तो उसकी शिकायत करना है, ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर भी होता है, आप शिकायत करेंगे तो स्टेट बोर्ड क्या देखेगा, देखेगा, इसको कंट्रोल करेगा, सुनवाई करेगा, सजा वगैरह, मतलब इसका प्रावधान वगैरह होता है इसमें। अब उसमें एक आपका आता है, इसके फंक्शंस वही पढ़ना है कि फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फंक्शन साथ साथ काम क्या है, और एनजीटी का काम क्या है। तो एनजीटी का काम क्या है, जैसे आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे कई सारे मामले होते हैं उसकी सुनवाई होती है। इसी प्रकार से जब आप कोई चीज़ पोल्यूट करते हैं, गंदगी के काम करते, जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोल ली बिना परमिशन के, आप उसमें खूब केमिकल जला रहे हैं, तो आप पकड़े जाएंगे। तो जो सुनवाई होगी, जो अदालत का काम होगा एक तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो क्या करेगा, उसी प्रकार से आपका एनजीटी होता है, ये सुनवाई करने का काम करता है। पोल्यूशन वाले एरिया में सुनवाई करने का काम करता है, आपको कितनी सजा होगी, क्या क्या आपने गलती की है, ठीक है। तो जो सजा देने का काम करेगा, एक तरीके से सुनवाई का काम होता है, वो आपका एनजीटी में होता है, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोल्यूशन कहते किसे हैं, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण वह स्थिति है जब हवा, पानी या जमीन में गंदगी और हानिकारक चीज़ें मिल जाती है, जिससे वे इंसान, जानवरों और पौधों के लिए खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रदूषण की बात हो रही है यहाँ पे, अभी हम एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम केवल पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन आपका सब में हो सकता है, एयर में, वाटर में, हर जगह पोल्यूशन होता है, सॉइल में। तो प्रदूषण क्या है, वह स्थिति है जब हवा, पानी या जमीन में गंदगी और हानिकारक चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे वे इंसानों, जानवरों
जानवरों और पौधों के लिए खतरनाक हो जाती है। उसका उपयोग इंसान, जानवर, पौधे कोई भी तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाता, वो एक तरीके से प्रदूषित हो जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका प्रदूषण कहलाता है। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है? वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण की हवा में हानिकारक गैसें, धूल के कण, धुआं या अन्य विषैले पदार्थ क्या होते हैं? मिल जाते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है और मनुष्य, जानवरों, पौधों तथा पूरे पर्यावरण को पर्यावरण को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमारा क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है भाई? कि वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण की हवा में, अर्थात जो भी आपके वातावरण की हवा है में हानिकारक गैसें मिल जाती हैं। गैसें जैसे गैसें हो गई, कई सारी गैसें जो कंपनियों से, चिमनियों से निकलती हैं, धूल वगैरह हो गए, धूल के कण हो गए, धुएं वगैरह हो गए, सारी चीज़ें, अन्य विषैले पदार्थ वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जब हवा में मिल जाती है तो हवा की गुणवत्ता को, क्वालिटी को खराब कर देती है। और यह क्या होता है? मनुष्यों के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए क्या होता है? यह नुकसानदायक होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं। अर्थात एयर पोल्यूशन का मतलब एक शब्द में कि हवा में गंदगी का मिलना, हवा में प्रदूषकों का मिलना। अब सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? कहाँ से, क्या सोर्स है, कहाँ से वायु पोल्यूट होती है, किन किन तरीकों से एक तरीके से कहिए कि वायु पोल्यूट होती है। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है? वाहनों से। भाई आप वाहन चलाते होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में है तो मैं पढ़ के नहीं, बस आपको समझा दे रहा हूँ। वाहनों में जब जैसे आप वाहन चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी में आप हो सकता है कि बाइक चलाते हो। अब साइकिल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, साइकिल में तो कुछ आपके कहीं के केमिकल वगैरह या फिर जो भी धुआं वाली चीज़ें वो तो है नहीं, वो तो आपका एक तरीके से फिजिकल तरीके से आप उसका एक्सरसाइज के लिए भी, एक्सरसाइज में भी वो आपका काम रहता है। जैसे वाहनों में आपका बाइक हो गया, फिर आपका कहिए कि जो भी कार वगैरह हो गई, 4 व्हीलर, या फिर कहिए कि जो भी आपके ट्रक, बस, जहाज वगैरह, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह, इसमें क्या करते हैं आप? पेट्रोल डीजल वगैरह का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या करते होते हैं? यह सब आपके रासायनिक पदार्थ है। तो इसमें क्या होता है? आपके धुएं वगैरह निकलते हैं। तो धुएं वगैरह क्या करते हैं? आपके एयर को पोल्यूट करने का काम करते हैं। वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसें, CO हो गया, NOx हो गया, SC हो गया, ये सारे क्या करते हैं? एक तरीके से हानिकारक होते हैं। ये आपके कहिए कि ऑक्सीजन में, अर्थात आपके हवा में मिल जाते हैं और आपके एयर को क्या कर देते हैं? पोल्यूट करने का काम करते हैं। तो वाहनों से होता है, उद्योगों से होता है कि नहीं, जो कंपनी में, कारखानों में, चिमनियों से निकलने वाली धुआएं होती है, रासायनिक उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें होती है, थर्मल पावर प्लांट्स से कोयले का धुआं वगैरह निकलता है, कोयला वगैरह जलाते हैं उससे धुआं वगैरह निकलता है, सीमेंट, लोहा इस्पात उद्योग की धूल वगैरह हो गई। भाई धूल के कण, जैसे जहाँ पे सीमेंट बन रहा होगा या फिर जहाँ पे सीमेंट का काम होता होगा, कोई घर बन रहा होगा, देखना जब सीमेंट की बोरी उठाई जाती है, फेंकी जाती है, तो उससे कई सारे छोटे छोटे कण निकलते हैं, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे भी आप रहेंगे तो उसमें आपकी खांसी वगैरह आने लगेगी, ठीक है, आपको एक तरीके से सांस लेने में वहाँ पे समस्या होगी, क्योंकि वो छोटे छोटे कण आपके क्या हो जाते हैं? आपके एयर में, हवा में मिल जाते हैं। उसके बाद से वहाँ पे अगर आसपास रहेंगे, वहाँ पे ज़्यादा गर्दा जिसे कहते हैं शॉर्ट में, कि हाँ वहाँ पे गर्दा उड़ रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको नुकसान करती है, ठीक है। तो ये भी सारे आपके नुकसान करते हैं। फिर उसके बाद से उद्योग के बाद से आपका निर्माण कार्य में, वही मैंने आपको बताया कि जहाँ पे निर्माण कार्य है तो धूल उड़ती है, सड़कें बनती है तो वहाँ से धूल उड़ती है, मलबे और कचरे से उड़ने वाले कण वगैरह होते हैं, तो ये भी क्या है? एक तरीके से इसके सोर्स से, यहाँ से भी कहिए कि आपका एयर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होता है। उस ऊर्जा उत्पादन से, कोयला जला करके बिजली बनाना, जनरेटर चलाना, जनरेटर से भी आपका धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, लकड़ी कोयले का चूल्हा वगैरह जलाना, इससे भी आपके धुएं वगैरह निकलते हैं, सारे आपके एयर को पोल्यूट करते हैं। फिर पांचवा क्या है आपका? कृषि से। भाई आप कृषि करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? आप पराली वगैरह जलाते हैं, या फिर कीटनाशकों के रूप में आप उर्वरक वगैरह का, रासायनिक उर्वरक का, जैसे खाद वगैरह जिसे कहते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपकी एयर की क्वालिटी को क्या करती है? डैमेज करती हैं। घरेलू सोर्स हो गया, खाना बनाने के लिए लकड़ी कोयले का चूल्हा जलाना, डीजल जनरेटर का उपयोग करना, और डीजल जो मिट्टी का तेल भी आता था उसका भी उपयोग करते थे। घरों में सफाई से उड़ने वाली धूल, घरों में सफाई से उड़ने वाली धूल, तो ये तो नॉर्मल मात्रा में है, चलिए धूल उड़ रही है, फिर से वो जम जाती है, बैठ जाती है। अगरबत्ती, मोमबत्ती और सिगरेट का धुआं वगैरह हो गया, ये भी आपका क्या है? एयर को पोल्यूट करता है, एयर को पोल्यूट करने का काम करता है। कचरा प्रबंधन से, कचरा जलाने से निकलना हुआ धुआं, लैंड लिफ्ट साइड से निकलने वाली गैसें हो गई, कूड़े के ढेर से उड़ने वाले कण वगैरह हो गए, ये भी क्या करते हैं? एयर को पोल्यूट करते हैं। प्राकृतिक स्रोत, अब तो ये तो आपने पढ़ लिया कि हाँ चलिए कुछ कंपनी के द्वारा, कुछ फैक्ट्री द्वारा था, तो मानव निर्मित सारी चीज़ें थी कि हमारी गलती के द्वारा होती है। अब कुछ प्राकृतिक सोर्स भी है, जैसे आपका ज्वालामुखी का विस्फोट होना, उससे राख वगैरह गैसें निकलती हैं, तो इससे भारी मात्रा में क्या होता है? आपका एयर पोल्यूट होता है। भाई ज्वालामुखी, बड़े बड़े ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं तो उससे राख और गैसें निकलती हैं। धूल भरी आंधी वगैरह, जैसे धूल तूफान का आना, तो इससे भी एयर पोल्यूट होता है। वनों की आग से, वन में कभी कभी आग लग जाता है तो उससे जो धुआं निकलते हैं उससे एयर पोल्यूट होता है। परागण कण और मिट्टी के कण से भी आपका क्या होता है? जितने भी कण वगैरह उड़ते हैं, धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह के, इससे भी क्या होता है? आपका एयर पोल्यूट होता है। तो ये कुछ आपके, ये तो सब आपके चलिए मानव निर्मित, मानव की गलतियों के द्वारा होते हैं, और ये क्या होता है? आपके नेचुरल है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। भाई आप जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, धूल आंधी आएगी, तो इसको तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये कुछ प्राकृतिक सोर्स
सोर्स भी है, जिसके चलते क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूट होता है, अर्थात सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। अब समझ गए कैसे कैसे वायु प्रदूषण हो सकता है, अर्थात कैसे कैसे वायु गंदा हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, अर्थात वायु में गंदगी फैल सकती है आपके कारण से। अब आपके में कई सारे कारण हैं, वाहनों से, उद्योगों से, कृषि से, घरेलू से, ठीक है। उसके बाद से आपका निर्माण कार्य से, उत्पादन से, और मेन है आपका एक तो ये मानव वाले हो गए, फिर आपका प्राकृतिक सोर्स में आपका हो गया कि हाँ ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हो गया, इससे राख और धुएं निकलेंगे, आंधी धूल वगैरह का काफ़ी तेज उड़ना, इससे भी आपका एयर पोल्यूट होगा, ठीक है। ये सोर्स हो गए। अब सोर्स के बाद से देखिए, उसके बाद से वायु प्रदूषण के मनुष्य स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, आपके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को देखते चलिए। तो फेफड़े की बीमारी, अस्थमा, आपको ब्रोंकाइटिस, कैंसर जैसी बीमारियां होंगी, दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, हाई बीपी हो जाएगा, आंखों में जलन, जैसे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ रहा है तो आंखों में जलन, संक्रमण हो जाएगा, त्वचा रोग, एलर्जी हो जाएगी, समय से पहले बुढ़ापा वगैरह आने लगेगा। अगर आपका एयर पोल्यूशन ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है आपके एरिया में तो सांस लेने में समस्या होगी, और जल्दी आपके लिए क्या, एक तरीके से जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से क्या होता है कि आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी कम होती है, तो वैसे आपका एयर पोल्यूशन हो गया। एयर पोल्यूशन भी एक तरीके से आप सांस ले रहे हैं तो गंदी सांस ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से सिगरेट ही पी रहे हैं, तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी, समय से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद से निपट जाएंगे सब लोग, ठीक है। जो भी आपके, जैसे दिल्ली में अभी आपने सुना होगा कि जो दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उनकी लाइफ क्या हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। जितना जीना है उससे वो कुछ दिन कम ही जिएंगे, क्योंकि वो उनका जो वहाँ की एयर की क्वालिटी है ऐसी है, एक तरीके से आप एक दिन में कई सारे सिगरेट का निपटारा कर रहे हैं, कई सारी गलत चीज़ें, ये क्या करती है आपके फेफड़े में बेसिकली जाकर के आपकी फेफड़े को खराब करती है, फेफड़े को पे कभी के जम जाएंगी, सांस लेने में समस्या होगी, फिर आपका फेफड़ा एक तरीके से खराब हो जाएगा, जल्दी निपटारा हो जाएगा। कैंसर का खतरा रहता है, फेफड़े और मूत्राशय में आपके क्या हो जाएगा, कैंसर का कह दीजिए कि इससे करिए कि खतरा रहेगा। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब इसी आपको पढ़ना है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, फिर प्लांट्स और एनिमल्स पे आपका इसका क्या प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन का। तो ये हमने पढ़ लिया कि हाँ हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण के आर्थिक प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्चा बढ़ेगा, भाई जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग बीमार होंगे इससे, ठीक है, तो चिकित्सा का खर्चा बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, पैसे का नुकसान होगा। कर्मचारी अनुपस्थिति बढ़ना, अब मान लीजिए कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, कर्मचारी काम करने वाले हैं तो वो काम करने आएंगे नहीं, तो अनुपस्थिति ज़्यादा होगी। फसल उत्पादक का घटना, अब फसल उत्पादक भी घटेंगे जब लोग काम करने लायक रहेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद से कई सारे जो एयर में पोल्यूशन वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो फसल भी आपका सही तरीके से होता नहीं है, तो फसल का क्या होगा, उत्पादक घट जाएगा। पर्यटक का कम आना, जैसे लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी कोई बढ़िया शहर ले लीजिए जहाँ पे लोग विदेशी वगैरह घूमने आते हैं या फिर लोग कल के टूर पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो लोग आएंगे नहीं, जब आएंगे नहीं तो भाई आपको पैसा मिलेगा नहीं, सरकार को पैसा, भाई इसी से तो फायदा आता है। लोग कई जगह घूमने जाते हैं पार्क वगैरह में, तो सरकार को भी फायदा होता है, टिकट वगैरह लोग लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थात आर्थिक भी नुकसान होगा, ठीक है। चाहे वो सरकार हो चाहे जो भी कंपनी हो, उसका आर्थिक नुकसान भी होगा। संपत्ति का मूल्य गिरना, जैसे आपका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है अगर वहाँ पे ज़मीन आप बेचेंगे तो कोई लेने जाएगा, कहेगा नहीं यहाँ पे तो पोल्यूशन ज़्यादा है, जब रहने लायक है ही नहीं तो वहाँ पे हम जमीन लेकर के क्या करेंगे। उद्योगों में लागत का बढ़ना, ठीक है, उद्योग में जो भी आपकी कंपनियाँ हो गई उसका लागत वगैरह बढ़ जाएगा। फिर सरकारी खर्च का बढ़ना, सरकार पे भी भाई लोड रहता है कि हाँ यहाँ पे हमें इसको एयर पोल्यूशन की क्वालिटी को, एयर की क्वालिटी को ठीक करना है, तो सरकार पे भी लोड रहेगा, उसका भी खर्चा बढ़ेगा। फिर उसके बाद से विदेशी निवेशक का घटना, जो भी विदेश आते हैं, विदेशी आते हैं भारत में, मान लीजिए निवेश करने आ रहे हैं, आप किसी एरिया में निवेश करने आ रहे हैं तो वहाँ पे देखेंगे पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे निवेश नहीं करेंगे, तो इससे भी आपका कहिए कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, देश की इकोनॉमी गिरेगी। इमारतें जल्दी खराब होना, एयर पोल्यूशन के चलते इमारतें भी जल्दी खराब होती है। कानूनी कहिए कि जुर्माने का बढ़ना, अब कानूनी जुर्माने भी हैं, आप एयर को पोल्यूट करते हैं, आप पकड़े जाते हैं तो इससे भी आपके पैसे का नुकसान होगा, आपका आर्थिक नुकसान होगा। फिर कुशल कर्मचारी पलायन हो गया और शोध पर अतिरिक्त खर्च हो गया, जिसने भी, जैसे मान लीजिए जहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे चीज़ों को शोध करना, देखना, जाँच करना सरकार द्वारा, ठीक है, तो इससे भी पैसे का नुकसान होगा। तो आर्थिक नुकसान कहने का मतलब है इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी हो गई या फिर कहिए कि एक तरीके से पैसे का भी नुकसान होता है। तो वायु प्रदूषण का अर्थव्यवस्था पे भी, कहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था पे भी, इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ता है, पैसे का भी नुकसान होता है। अब पैसे का नुकसान हर एक फील्ड में, अनेकों फील्ड में अनेकों प्रकार से होता है, ठीक है। फिर वायु प्रदूषण का पौधों पर प्रभाव, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने ह्यूमन पर देख लिया, इकोनॉमी पर देख लिया, पौधों पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो पत्तियां है वो पीली हो जाती है, जैसे एयर पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ की पत्तियां एक तरीके से मुरझाने, कहते हैं
मुरझाने लग रही है, ठीक है, तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। फिर प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, पौधों की बढ़वार कली के रुक जाएगी, एक तरीके से पौधे बढ़ना कली के कम हो जाएंगे, पेड़ पौधे कली के उनका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। फसल उपज यानी कि फसल की जो उपज है वो घट जाएगी, पत्तियों पर जलन के निशान बन जाएंगे, फूल कम लगना था, जो भी फ्लावर है, जो भी आपके मेन मटेरियल जैसे आपका जो भी, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप गोभी बोए हैं, ठीक है, अब गोभी का जैसे पत्ता निकला, धीरे धीरे निकलने लगा, अब उसका जब फल आया, गोभी का जब फल आया तो पता चला कि गोभी एक तरीके से मुरझाने लगा, गलत तरीके से उसमें कली की गलत गलत चीज़ें आने लगी, या फिर छोटा छोटा एकदम सिकुड़ने जैसा होने लगा, ठीक है, तो ये फूल पत्तियाँ है वो भी आपकी कम लगेंगी, परागण भी प्रभावित होगा, रोग कीट अधिक लगेंगे, मिट्टी की उर्वरता भी घटती जाएगी, इससे एयर पोल्यूशन से आपकी मिट्टी की जो कली की उर्वरता होती है वो भी घटती जाती है, और कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, जो छोटी मोटी प्रजातियां होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, आपकी पेड़ पौधों पे जो रहती है वो भी नष्ट होने लगती हैं। तो ये आपके कली की वायु एयर पोल्यूशन का क्या है, इफेक्ट है आपके पौधों पर, पेड़ पौधों पर। फिर उसके बाद से जानवरों पर क्या इफेक्ट है, तो जैसे मानव पर इफेक्ट होता है वैसे भी आपके जानवरों पर भी इफेक्ट होता है। जानवरों में सांस लेने वाली बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं, आंखों में जलन, त्वचा रोग, प्रजनन क्षमता भी कम हो जाता है, गर्भपात और जन्म दोष भी होने लगता है, भोजन पानी प्रदूषित हो जाता है। अब चूंकि हम हैं तो चलिए प्यूरीफाई करके पी लेंगे, अब जानवर कोई है, हाथी है, कुत्ता है, बैल है, तो वो जाकर के प्यूरीफायर मशीन थोड़ी लाएगा, अर्थात एयर प्यूरीफायर मशीन थोड़ी लाएगा कि हाँ एयर को प्यूरीफाई करके, जैसे वो सांस लेने वाली चीज़ें, एयर प्यूरीफाई करने वाली, अब पीने वाली चीज़ें हो गई, तो मान लिया अब जानवर हो गए, तो अगर आपका वाटर पोल्यूट है तो चलिए हम तो जाकर के प्यूरीफाई करके चीज़ों को पी लेंगे, मार्केट से खरीद करके प्यूरीफायर लाएंगे पी लेंगे, जानवर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। तो उनके लिए चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, तो उनके लिए तो हर एक फील्ड में करिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है कि उनके भोजन पानी का जो भी काम होता है वो एक तरीके से खराब हो जाता है, रहने का, भोजन का, पानी का, वो पूरा एक तरीके से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन जब खराब होगा तो भोजन पानी उनका क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। फिर दूध मांस में क्या हो जाएगा, जहर, एक तरीके से जब एयर पोल्यूशन होगा तो दूध मांस में एक तरीके से जहर का काम करेगा उनका। फिर प्रवास पैटर्न उनका बदल जाएगा, जो भी यहाँ पे रहते हैं उनके पैटर्न बदल जाएगा, भाई एयर पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा है तो अब दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो उनका रहने का कली के एक तरीके से पैटर्न भी बदल जाएगा, व्यवहार में उनके परिवर्तन होगा, आवास उनका नष्ट हो जाएगा, पशुओं के अंडे कली के पतले हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे, और प्रजातियाँ जो छोटी मोटी प्रजातियाँ हैं जानवरों की, वो इसके चलते क्या हो जाएंगे, ऊपर भी आपने पढ़ा है प्लांट्स वाले में कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कई सारी प्रजातियाँ हैं, अब एयर की क्वालिटी वहाँ पे अच्छा नहीं है तो इसके चलते क्या हो जाएंगे, कई सारी जो छोटी मोटी प्रजातियाँ हैं वो अच्छी क्वालिटी मान लीजिए उनका अच्छे क्वालिटी में वो रह पाती हैं, जहाँ एयर अच्छा खासा होता तो वायु प्रदूषित ना हो। अब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया मिल गया है तो वहाँ पे जो छोटी मोटी प्रजातियाँ हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, इसका नियंत्रण हमें कैसे करना है, इसके उपाय क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला क्या है आपका कि सार्वजनिक परिवहन बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक जो भी आपके जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका कार हो गया, आप अपने कार में गए, ठीक है, ऑफिस आपको जाना है, ठीक है, अब ये बस हो गया, इसमें 50 के लिए के लोग आपके जैसे काम करने वाले ऑफिस में चले गए, ठीक है, अब यहाँ पे आप अकेले गए, आपने भी भाई उतना धुआं छोड़ा, आपके कार ने भी आपके कार ने भी धुआं छोड़ा, उतना एयर को पोल्यूट किया। ये बस गई, इसमें वाली कि आप अकेले गए, इसमें 50 लोग गए, इसने भी उतना ही एयर को पोल्यूट किया। तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई, अकेले मिलकर के इतने एयर को पोल्यूट कर दिया। यहाँ पे 50 आपके जैसे 50 लोग एक ही बस में गए ऑफिस में ही काम करने, तो यहाँ पे 50 लोगों ने मिलकर के थोड़ा सा करिए कि एयर को पोल्यूट किया। तो भाई आप क्या करेंगे, सार्वजनिक परिवहन को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। आप बस में जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं उसी में जाएंगे कि चलिए आपका अकेले आप उतने एयर को पोल्यूट नहीं करेंगे। अर्थात जैसे जो लोग अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ अपना कार ना खरीदे, अपने कार में न जाए, ये तो मतलब एक बचाव के तरीके यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि हाँ ये काम आपको करना चाहिए, जिससे एयर का जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकता है, कि आप सार्वजनिक परिवहन को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाएंगे, चलिए ये तो काम कर सकते हैं कि जो आपके डीजल पेट्रोल वाले हैं तो आपके सीएनजी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उसको, जैसे बाइक में भी आ गया, आपके स्कूटी वगैरह भी, आपके 4 व्हीलर में भी आ रहे हैं, तो उसको आप बढ़ावा देंगे, उसको अपनाएंगे तो एयर पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा। फिर कारखानों में फिल्टर लगाएंगे, जहाँ से जहरीली गैस धुएं वगैरह निकलती हैं तो उसमें फिल्टर लगाएंगे। और क्या करेंगे, फिल्टर लगाने के साथ साथ जो कलिए के बहुत सारे खराब उसमें भी धुएं होते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े चिमनी बनी होती है, आपने देखा भी होगा कंपनी फैक्ट्री में, तो बड़े बड़े आपको चिमनी भी बनानी है कि धुआं आपका ऑटोमेटिकली करिए कि ज़्यादा नीचे न रहे, ऊपर चला जाए। फिर उसके बाद से नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर पवन ऊर्जा को आपको अपनाना है, ये आपके फ्रेश चीज़ें रहती हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुँचता है। पराली जलाना आपको क्या करना है, बंद करना है। अधिक से अधिक आपको पेड़ लगाना है। निर्माण स्थल ढके और पानी छिड़के, अर्थात करिए कि जो जहाँ पे भी काम हो रहा है, जहाँ से धूल कंकड़ उड़ रहे हैं, सीमेंट वगैरह कड़ वगैरह, तो वहाँ पे निर्माण कार्य जब भी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे ढक दे, चारों से ढक दे और पानी वहाँ पे छिड़काव करे कि ज़्यादा चीज़ें आपकी
हवा में ना मिले। फिर घर में एयर प्यूरीफायर और करिए एक तरीके से एयर प्यूरीफायर के रूप में आपको पौधों को लगाना है। ज़्यादातर आपको पेड़ पौधों को ही लगाना है, एयर प्यूरीफायर की ओर आपको ज़्यादा नहीं जाना है। वाहनों की नियमित पीयूसी जाँच करनी है कि हाँ, वाहन में से ज़्यादा धुआँ तो नहीं निकल रहा है, ज़्यादा एयर को पोल्यूट तो नहीं करना है, तो आपकी पीयूसी की जाँच करनी है। कार पूलिंग को बढ़ावा दें, ठीक है? कार पूलिंग को आपको क्या करना है? बढ़ावा देना है। कचरा प्रबंधन सुधारें, जो भी आप कचरा इधर-उधर फेंकते हैं, जो एयर को पोल्यूट करते हैं, तो कचरा प्रबंधन को आपको कचरा को कैसे मैनेज करना है, इसको भी आपको बढ़ावा देना है। ज़्यादा कचरा आपको नहीं करना है। और मेन है आपका क्या करना है? आपको लोगों को मोटिवेट करना है। क्या करना है भाई? आपको लोगों को मोटिवेट करना है भाई। लोगों को आप थोड़ा कहेंगे, जागरूक करेंगे कि भाई नहीं, ऐसे जैसे कोई कचरा फेंक दे रहा है इधर-उधर, तो भाई कचरा नहीं फेंकना है, ठीक है? कोई ज़्यादा पराली जला रहा है ठंडी में, तो कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा पराली नहीं जलाना है, थोड़ा-सा मेंटेन करके जलाओ, एयर पोल्यूट हो रहा है। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी। अब लोग सोचते हैं कि अरे हम ही तो जला रहे हैं थोड़ा बहुत, इससे क्या हो जाएगा, बहुत लोग जला रहे हैं। तो दूसरे भी यही सोचते हैं, तीसरे भी यही सोचते हैं। तो जब तक लोग मोटिवेट नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक काम होगा नहीं। अब सब लोग अपना ही सोच के करेंगे, अरे हम थोड़ा-सा तो जला रहे हैं, लोग वहाँ पे देखो इतना जला रहे हैं। वो भी यही सोचते हैं कि अरे हम थोड़ा-सा तो जला रहे हैं, लोग यहाँ पे इतना जला रहे हैं। तो ऐसे करके सभी लोग जलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग जब मोटिवेट होंगे, जागरूक होंगे, जागरूकता फैलेगी, तब ये काम थोड़ा-सा धीरे, अब ये इतने कहिए कि बड़े स्तर का काम है। अब ये छोटी-छोटी चीज़ों से होगा नहीं, लेकिन छोटे-छोटे जो कहिए कि लोग होते हैं, वो अपने अंदर अगर अपने आप को खुद को कहिए एक तरीके से मोटिवेट करेंगे, इसके लिए जागरूक करेंगे, तभी इसका काम बन पाएगा कि हाँ, धीरे-धीरे आपने थोड़ा-सा किया, फिर आपके जैसा ही कोई और अच्छा सोचेगा, उसने किया, फिर आपके जैसे कई सारे लोग सोचने वाले होंगे। तो थोड़े-थोड़े करके ही ये चीज़ें क्या होंगी, धीरे-धीरे कम होंगी। एक तरीके से एक बार आप सोचेंगे कि हाँ, पूरा कम हो जाए, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद से ये उपाय आपने देख लिए, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। अब आपको इसके अधिनियम, जो कानून वगैरह बनाए गए थे 1981 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, यानी कि एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये है क्या? यह अधिनियम भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण का मूल कानूनी ढांचा प्रदान करता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। यानी कि यह क्या है आपका 1981 वाला एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 क्या है? ये हवा को दूषित करने के लिए, कि हवा को दूषित न किया जाए। अगर आप हवा को दूषित करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ आपको दंड भी मिलेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, एक कानून है जो आपकी वायु प्रदूषण को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है? वायु प्रदूषण रोकने का कानून, अर्थात सरल भाषा में कहे तो क्या है ये आपका, कि वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को रोकने का कानून है 1981 वाला जो आया था आपका 1981, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। तो वायु प्रदूषण रोकने का कानून है। क्या है? वायु प्रदूषण को रोकने का कानून है, कि वायु, एयर हमारा पोल्यूट न है। यह कानून क्या है, देखिए, यह एक कानून है जो 1981 में भारत सरकार ने बनाया था। इसका मकसद है हवा को साफ रखना और प्रदूषण को रोकना। सिंपल डेफिनेशन, एक-एक लाइन का डेफिनेशन है। अब मुख्य बातें इसकी क्या थी? इसमें 2 बोर्ड आपके बनाए गए थे। कौन-कौन से बोर्ड? एक आपका स्टेट बोर्ड होता है, एक आपका सेंट्रल बोर्ड होता है। सेंट्रल बोर्ड क्या होता है? जैसे भारत सरकार, जैसे दिल्ली में होता है, पूरे देश के लिए एक समान नियम बनाता है। और स्टेट बोर्ड क्या होता है? हर एक राज्य में अलग-अलग अपने राज्य के अनुसार नियम क्या करता है? लागू करता है। जैसे जहाँ किसी राज्य की बात करें तो वहाँ पे किसी चीज़ की अधिकता ज़्यादा है तो वो उस पे रोक लगाएगा। किसी शहर में किसी चीज़ की अधिकता ज़्यादा है, उससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस पे रोक लगाएगा। तो केंद्र सरकार एक बना दी है अपना दिल्ली में कि हाँ, चलिए ये काम है, ये चीज़ करना है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये करना है। अब हर एक राज्य सरकार के पास भी इसके करिए कि अधिकार होता है, वो अपना-अपना नियम में और कुछ सुधार करने, जैसे किसी राज्य में किसी चीज़ की अधिकता है, जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस पे रोक लगाएगी। किसी राज्य में किसी चीज़ की अधिकता है, वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसका अपने हिसाब से रोक लगाती है, उसके नियम वगैरह बनाती है, ठीक है? तो 2 प्रकार के बोर्ड हो गए। कारखानों के लिए नियम क्या होता है, कि कोई भी नया कारखाना लगाने से पहले परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये बोर्ड इसीलिए गठित किया गया, दोनों आपके स्टेट और सेंट्रल वाले। तो सेंट्रल ने सारे नियम वगैरह बना दिए हैं कि हाँ, सबको मंजूरी लेना होगा, सबको ये काम करना होगा, और स्टेट बोर्ड में बाँट दिया गया है। अब जब भी आपको मान लीजिए कोई कंपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो आपको जाकर के स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से आपको पहले परमिशन लेना होगा कि हाँ भाई, ये कंपनी खोल रहे हैं, इससे ये काम होगा, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, या फिर ये जलाई जाएँगी, ये केमिकल निकले होंगे। मतलब कंपनी के बारे में आपको परमिशन पहले लेना होगा। बिना परमिशन के आप सोचेंगे कि हाँ, हमने कंपनी खोल दिया, काम कर रहे हैं, उसमें लेबर है, नहीं। आपको पहले सरकार से एक तरीके से परमिशन लेना होगा। फिर कारखानों को धुआँ साफ करने की मशीनें लगनी होंगी, अर्थात कारखानों में अगर आपके धुएँ निकल रहे हैं, तो कारखानों को धुआँ साफ करने की मशीनें लगानी होगी, अर्थात कारखानों में कहिए कि धुआँ साफ करने की मशीनें, अर्थात धुआँ को जैसे, या फिर चिमनी वगैरह जो बड़ी-बड़ी ऊँची होती है, मतलब जिस भी प्रकार का आपका कंपनी होगा, तो उसमें अगर धुएँ निकल रहे हैं या फिर आपके जहरीले पदार्थ वगैरह निकल रहे हैं, तो उसको कहिए कि एक तरीके से उसका निवारण करने के लिए
कुछ ना कुछ आपके पास मशीनें होनी चाहिए कि हाँ, या फिर कम हो या फिर एक तरीके से कचरा ना के बराबर, अर्थात कहिए कि एयर पोल्यूशन ना के बराबर हो, या फिर हो तो चलो थोड़ा कम हो, ठीक है। फिर कारखानों से निकलने वाले धुआओं की जाँच होगी और कारखानों से कितनी धुआएँ निकल रही हैं, किस प्रकार की धुआएँ हैं, जहरीली हैं या फिर किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की गैसें हैं, उसकी जाँच वगैरह होगी। फिर आपको परमिशन वगैरह दिया जाएगा। गाड़ियों के लिए भी नियम वगैरह बनाया गया है कि सभी गाड़ियों का पीयूसी टेस्ट ज़रूरी होता है। सभी गाड़ियों का क्या होता है, पीयूसी टेस्ट आपका ज़रूरी होता है। गाड़ी बनाने वाली कंपनी को कम धुआँ वाली गाड़ी बनानी होगी और पुरानी ज़्यादा धुआँ वाली छोड़ने वाली गाड़ियों पर क्या हो जाएगा, रोक। जैसे आपने देखा होगा कि जो पुरानी आपकी 2000 2005 मॉडल की जितनी आपकी टू व्हीलर फोर व्हीलर है, ये सारी गाड़ियों पे क्या कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। अब जो नई नई गाड़ी आ रही है आपकी, यहाँ तक तो आपके 2012-15 तक की सब सारी चीज़ें बैन कर दी जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब जो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक से जो आपके सोलर से या फिर इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पुरानी गाड़ियों पर क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। निर्माण कार्य के नियम, ठीक है, जो निर्माण के आपके कार्य हैं उसके नियम क्या है, बिल्डिंग बनाते समय धूल न उड़े इसका इंतजाम करें, निर्माण स्थल को ढककर रखें और रोड बनाते समय पानी का छिड़काव। देखा होगा आपने, जब रोड वगैरह बनते हैं तो काफ़ी पानी के छिड़काव वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे चलते हैं, थोड़ा सा पांचवा देखिए, आम लोगों के अधिकार। इस प्रावधान, इसमें नियम में क्या है कि अगर कोई कारखाना या गाड़ी ज़्यादा धुआं छोड़े तो शिकायत कर सकते हैं। भाई आप शिकायत, भाई इसीलिए तो आपको बनाया गया है कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, और इसका हेल्पलाइन नंबर भी है कि जब लोग कोई गलत काम कर रहे हैं जिससे एयर पोल्यूट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं और आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। प्रदूषण के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, प्रदूषण के बारे में आपको कोई जानकारी भी मांगनी है बोर्ड से तो वो भी मांग सकते हैं। कोर्ट में आप केस कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप केस करना है कि हाँ ये ज़्यादा एयर पोल्यूट कर रहा है या फिर ये एयर को ज़्यादा गंदा कर रहा है, हमारे यहाँ एयर की क्वालिटी खराब हो रही है इसकी कंपनी के चलते, तो आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, केस वगैरह कर सकते हैं। जुर्माने के भी नियम है, देखिए, पहली बार नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का और 1 साल तक का, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो गया और 1 साल तक का आपका जेल हो गया। फिर बार बार अगर आप नियम तोड़ते हैं तो हर दिन के लिए 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना आपका एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, और बहुत गंभीर मामला हो गया तो 7 जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा 1 लाख, 7 साल तक की आपकी क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। तो इस नियम को एक बार बदला गया था 1987 में, जिसमें क्या किया गया था आपका 1987 में इस कानून में शोर प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन को भी क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, जो कि आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो 1987 में इसमें क्या किया गया था, आपका 1981 वाला जो था इसमें संशोधन करके आपका जो नॉइज पोल्यूशन है इसको भी इसी वाले कली की एक तरीके से प्रावधान में, इसी कानून में शामिल कर दिया गया था। अब यह कानून हवा और शोर दोनों के प्रदूषण को रोकता है, अर्थात क्या करता है, हवा और कानून। इसीलिए आपने देखा होगा यूनिट नंबर सेकंड में आपका एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों एक ही में है, क्योंकि 1987 में इसका संशोधन हुआ था। तो दोनों कानून को, एयर पोल्यूशन के और नॉइज पोल्यूशन के कानून को एक ही में क्या कर लिया गया था, एक तरीके से सम्मिलित कर लिया गया था। अब यह बोर्ड कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, यह कैसे काम करता है, राज्य बोर्ड कारखानों को परमिशन देता है, ठीक है। कारखाने नियम के मुताबिक काम करते हैं। बोर्ड की टीम जांच करती है कि नियम का पालन हो रहा है या फिर नहीं, और नियम तोड़ने पर क्या करती है, कार्रवाई होती है। भाई सेंट्रल बोर्ड ने क्या कर दिया है, नियम बना दिया है, केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है, राज्य सरकार हर एक राज्य में चीज़ों को देखती है, चीज़ों को मैनेज करती है। अब राज्य सरकार देखेगी कारखाने सही से कलिए की काम कर रहे हैं या फिर नहीं, जो उन्होंने परमिशन लिया था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर नहीं, काम करेंगे नहीं करेंगे तो क्या करेगी, चीज़ों को जांच करती है, देखती रहती है, जांच करती रहती है कि सही से पालन हो रहा है या फिर नहीं, और नियम तोड़ने पे क्या करती है, जुर्माना लगाती है या फिर जेल करती है, ठीक है। आसान शब्दों में पूरा इसका सारांश एक बार थोड़ा सा समझिए। इस कानून के आधार पर दिल्ली एनसीआर में जीआरपी लागू होता है और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसी कानून से चलता है। जो आपका कहिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है इसी कानून से चलता है, और पराली जलाने पर रोक इसी नियम के तहत आती है। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि एयर पोल्यूशन वगैरह ना हो, अगर कोई मतलब एयर पोल्यूशन ना हो, जिससे आप कई सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती है मार्केट में ज़्यादा धुआं दे रही है, तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर छोटे मोटे काम, जैसे अगर कोई कारखाना या गाड़ी ज़्यादा धुआं करे तो छोड़े तो उसको शिकायत करें। अपनी गाड़ी का आप पीयूसी टेस्ट वगैरह जरूर करवाते रहें। पेड़ लगाएं, यह सबसे अच्छा उपाय है। पेड़ आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका बेटर रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा आने वाली कल की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। और जागरूक बने और दूसरों को भी बताएं, अर्थात इसके लिए आप लोगों को मोटिवेट करें कि नहीं भाई ये काम गलत है, ये मत करो, एयर पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। याद रखें यह कानून हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया है। साफ हवा हम सभी का अधिकार है, अर्थात ये जो कानून बनाया गया है इससे ये थोड़ी है कि सरकार को ही फायदा हो रहा है या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति को फायदा हो रहा है या फिर कह कि किसी एक विशेष पर्सन को या फिर एक विशेष राज्य को ही फायदा होगा, नहीं, इससे सबका बेनिफिट होगा। आप जितना ज़्यादा नुकसान कम करेंगे, एयर को पोल्यूट कम करेंगे, तो इससे आपको फायदा होगा, अर्थात सबको फायदा होगा और आने वाली जनरेशन को भी फायदा होगा। ये नहीं कि हम ये जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप
कोई खाने का सामान हो गया, उसको आप चुराने जा रहे हैं, मतलब सपोज कीजिए कि 5 लोग उस पे भिड़े हुए हैं, तो आप चुरा लीजिए, चलिए उसको खा लेंगे, आप उसका स्वाद प्राप्त कर पाएँगे। तो एयर के बारे में तो ऐसा है नहीं, जहाँ-जहाँ पे हवा साफ रहेगी तो उसमें सबको लाभ प्राप्त होगा। ये नहीं कि हाँ, ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले लेंगे, ज़्यादा आप खा लेंगे उसको, नहीं। ये इससे तो सबको लाभ होगा। आपका एयर जितना ज़्यादा कहिए कि एयर क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, साँस लेने में उतनी ज़्यादा कहिए कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके फेफड़े वगैरह खराब नहीं होंगे, तो इससे सबको लाभ होगा। तो इसको क्या करना है, सबको मिल कर के बचाना है एक तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, इसका पूरा सारांश एक तरीके से मेन पॉइंट्स वगैरह। 1981 में बना वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने का केंद्रीय कानून है, 1981 में बना था। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था इसमें, अर्थात सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड बनाया गया था, दोनों बोर्ड बनाए गए थे। सभी उद्योगों के लिए पर्यावरणीय अनुमति, यानी कि सभी जो भी आपके कंपनी फैक्ट्री खुलेंगी तो आपका कहिए कि एक तरीके से उसकी सहमति लेना अनिवार्य होगा कि हाँ, हम कंपनी खोल रहे हैं, पर्यावरणीय अनुमति लेना आपका अनिवार्य होगा। वायु प्रदूषण के गंभीर क्षेत्रों को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान इसी में है, अर्थात जहाँ पे भी ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ये बोर्ड क्या करेंगे, स्टेट बोर्ड इसको कहिए कि पॉल्यूटेड सिटी या फिर पॉल्यूटेड एरिया घोषित कर देंगे। वाहनों और उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए कि हाँ, वाहन जो है या फिर कहिए कि जितने भी आपके कहिए कि व्हीकल्स वगैरह हैं, वो कितनी चीज़ों को या फिर उद्योग वगैरह हैं, कितने कहिए कि चीज़ों को, कितने कहिए कि एक तरीके से एयर को पॉल्यूट कर सकते हैं, एयर में चीज़ों को जो जहरीली चीज़ें हैं या फिर धुएँ वगैरह हैं, कितना छोड़ सकते हैं, कितना उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक मानक निर्धारित किया गया, कहा इससे ज़्यादा आपको एयर को पॉल्यूट नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपकी कंपनी से धुआं नहीं निकलना चाहिए, इतने मतलब ज़्यादा एयर को पॉल्यूट नहीं करना है। फिर पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहनों के लिए जरूरी किया गया, यानी कि आपको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि हाँ, जो भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गए किसी विभाग में, आप स्टेट बोर्ड में ही गए, ठीक है, वहाँ से आपने क्या किया, पीयूसी वगैरह टेस्ट कराया, या फिर जो भी आपका कंपनी हो गया, विभाग हो गया, उसके बारे में आपने सारी चीज़ों को टेस्ट कर लिया, तो वहाँ से क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई, आपने, जैसे आप कोई भी होटल वगैरह खोलते हैं, तो होटल खोलते हैं तो क्या करना होता है, आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि हमने खाना बनाने का एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जो आपका फूड विभाग होता है, आपका भोजन वाला विभाग होता है, उससे इसी प्रकार से यहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और 1987 मैंने बताया कि इसमें आपका जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको भी ऐड कर लिया गया था। प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना भी लगता है आपको और जेल भी हो सकती है, और नागरिकों को प्रदूषण के विरुद्ध न्यायालय जाने का अधिकार दिया गया, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का अधिकार, यही कानून है, इसी कानून के तहत ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक जो पूरा सारांश आपने ऊपर पढ़ा, उसी के पूरा चीज़ें आपने ऊपर पढ़ा, उसी का पूरा ये सारांश मैंने आपको छोटे-छोटे टर्म में बता दिया। अब 1986 में एक आपका और कानून आया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये बेसिकली क्या है, ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अर्थात इन्वायरमेंटल, मतलब यहाँ से समझ रहा होगा कि पर्यावरण में जितनी चीज़ें कहिए कि प्रदूषण वाली चीज़ें हैं, उनसे रोकने का काम करता है। तो इसमें आपके सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, ये सारी चीज़ों को, सारे प्रकार के पोल्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह 1986 में बना भारत का कहिए कि मुख्य पर्यावरण संरक्षण कानून है, जो पूरे देश में पर्यावरण की रक्षा, सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया है। पूरे देश में क्या करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है, उसके सुधार वगैरह के बारे में तकनीकें वगैरह बताता है, और जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। उसके संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसकी देख रेख करना, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसके नियम वगैरह क्या हैं, ठीक है। मतलब इसमें हर प्रकार के आपके पोल्यूशन हो जाएंगे। ये क्या करता है, बेसिकली इसका नाम से ही मालूम चल जाएगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्थात आपके पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी पोल्यूशन है उनका ये क्या करता है, निपटारा करता है। सरल शब्दों में यह कानून हमारी धरती की सुरक्षा की चाबी है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान न पहुंचे और हमारे बच्चों के लिए स्वच्छ पर्यावरण बचा रहे। निष्कर्ष क्या है, यह कानून भारत के लिए पर्यावरण सुरक्षा का संविधान है, जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। मुख्य बातें सरल भाषा में समझे, कानून क्यों बना, यह कानून क्यों बना, तो यह कानून जो है आपका भोपाल गैस त्रासदी के बाद से 1984 में जो हुआ था, उसके बाद से इसकी जरूरत महसूस हुई। पर्यावरण को पूरी तरह से बचाने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता पड़ी, तब ये बनाया गया। पहले से मौजूद कानूनों में जैसे वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 को और मजबूत किया गया, इसीलिए ये कानून आपका बनाया गया। यह क्या करता है, केंद्र सरकार को पर्यावरण से बचाने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। हर तरह के प्रदूषण, हवा, पानी, जमीन को नियंत्रित करता है, अर्थात इसमें हर प्रकार के आपके पोल्यूशन आ जाएंगे जो भी आपके पर्यावरण को कहीं दूषित करते हैं, एक तरीके से गंदगी फैलाते हैं, गंदा करने का काम करते हैं, दूषित करने का काम करते हैं, वो सारे इसमें आपके पोल्यूशन आ जाते हैं। खतरनाक रसायनों और कचरे के प्रबंधन के नियम को बताता है, अर्थात जो भी आपके रसायन हो गए, खतरनाक रसायन हो गए और कचरे हो गए, उसको मैनेज कैसे करना है, मतलब उसका निपटारा कैसे करना है, ये क्या करता है, ये जो लॉ है, ये कानून है, वो सारे उसके निपटारे के बारे में बताता है कि आपका अगर वेस्ट है आपका ज़्यादा है तो उसको कहाँ फेंकना है, क्या करना है, ठीक है। अगर नहीं फेंकते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये सारे आपके लॉ जो कानून है ये इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन लागू करता है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है वो लागू करता है। फिर राज्य बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड हो गया, ये लागू करता है, और केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे CPCB कहते हैं। ये तीनों बोर्ड हैं जिसे हर एक प्रकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, बोर्ड होते हैं। तो ये तीनों हैं जो कि इसको लागू करते हैं। और मुख्य प्रावधान क्या है इसका? मुख्य प्रावधान क्या है? परियोजनाओं के लिए अनुमति, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा, सेम वही चीज़ें हैं कि आपको अनुमति लेना पड़ेगा। जो भी आप कारखाने वगैरह चीज़ें खोल रहे हैं, कंपनी फैक्ट्री वगैरह, तो अनुमति लेना पड़ेगा। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती है। इसका अनुमति लेकर के आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है और रिपोर्ट बनानी पड़ती है। प्रदूषण नियंत्रण, उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने जरूरी है। ये जरूरी चीज़ है इसमें कि हाँ, जो भी उद्योग हो गया तो वो अगर कहे कि पॉल्यूट कर रहा है, गलत तरीके से गैसें धुएं निकाल रहा है, तो उसको नियंत्रण करने के उपकरण उनको लगाना जरूरी है। उत्सर्जन और अपशिष्ट का मानक निर्धारित किया गया। तटीय क्षेत्र संरक्षण, जो भी आपके समुद्र तट के पास निर्माण हो गया उसको रोकने का काम इसी के अंतर्गत आता है। और जुर्माने का प्रावधान सब में होता है। सब में जुर्माने का 5 साल तक का देखिए इसमें जेल है और 1 लाख तक का जुर्माना है। ठीक है, अगर आप कहिए कि पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, अर्थात वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो आपको 5 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी 1 लाख तक का आपको देना पड़ सकता है। आम आदमी का अधिकार, देखिए प्रदूषण की शिकायत करें, वही जो आपने ऊपर पढ़ा है कि कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, पर्यावरणीय जानकारी मांग सकते हैं। ये सब आपके आम आदमी का अधिकार है। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण जैसे ताजमहल बचाना, आगरा के कारखाने हटाए गए, कई सारे कारखाने आगरा के जो आसपास में थे वो हटाए गए। ताजमहल के आसपास प्रदूषण कम करने के उपाय वगैरह है। ये क्या, इससे क्या होगा कि पर्यटक भी आपके जो टूरिस्ट है वो भी आपके ज़्यादा आएंगे। अगर पॉल्यूट हो जाएगा ताजमहल वाला आपका आगरा वाला एरिया भी जहाँ ताजमहल है, तो कोई यहाँ पे घूमने भी नहीं जाएगा। फिर गंगा की सफाई हो गई आपकी। फिर दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल हो गया। देखिए दिल्ली का नाम बार बार हर जगह आ रहा है, क्योंकि वर्तमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है आपका एक तरीके से वो दिल्ली है। तो उद्योग को शहर से बाहर स्थानांतरित करना, बाहर निकाला गया और CNG वाहनों को क्या किया गया, यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं। अब वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ठीक है। अब हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना था। एक बार मैं आपको फिर से सिलेबस दिखा दूँ। देखिए हमने क्या किया, सोर्स पढ़ लिया, फिर इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स को पढ़ लिया। एयर पोल्यूशन एक्ट आपका जो 1981 वाला था उसको पढ़ लिया। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल हमने 1986 वाला जो था उसको पढ़ लिया। उसमें कई सारे और आपके एक्ट आए थे जो आपका 1985-86 में शायद संशोधन वगैरह हुआ था, तो उसके बारे में मैंने आपको अंदर बता ही दिया। मेन आपको पढ़ना क्या था, 1981 वाला पढ़ना था और 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ना था। 1981 1986 एक ही टाइप की चीज़ें हैं, बस 1981 वाले में ये है कि केवल एयर पोल्यूशन को कलिए के कंट्रोल करता था। और इन्वायरमेंटल में क्या आ जाएगा आपका, ये एयर, वाटर, जितनी प्रकार के प्रदूषण है सबको कंट्रोल करता है और सबको नियंत्रित करने का एक तरीके से काम करता है। और अब क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आपका सेंट्रल बोर्ड होता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एक आपका स्टेट होता है। तो स्टेट बोर्ड का क्या काम होता है और NGT का क्या काम होता है, दो आपके टॉपिक और रह गए हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्थात स्टेट पोल्यूशन अर्थात राज्य जो प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड है उसका क्या काम है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या काम है, आखिर वो काम क्या करता है, और NGT जो आपका है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम पढ़ते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको पहले ही शुरू में सारांश जो बताया था उसी में सारी चीज़ों को बता दिया था। तो सबसे पहले देखिए, हाँ इसमें अंतर देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। हाँ ये मैंने 1986 आपने पढ़ लिया था। फिर इन दोनों में वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और 1986 वाला है जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे एक लाइन में डिफरेंस देख लीजिए। 1981 वाला केवल एयर पोल्यूशन के लिए हवा की सफाई के बारे में बात करता है, उसके बारे में कानून है बताता है। और 1986 वाला जो है आपका इन्वायरमेंटल वाला, इन्वायरमेंट आपका पोल्यूशन कंट्रोल एक तरीके से, तो ये क्या करता है 1986 वाला, ये क्या करता है पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में रोकना, उसके बारे में कानून बनना, इसके बारे में बताता है। ठीक है, सरल भाषा में अंतर देख लीजिए। यही वायु अधिनियम क्या है, विशेष काम केवल हवा को साफ करना, ठीक है, गाड़ियों का धुआं वगैरह, PUC वगैरह जांच करना। और पर्यावरण में क्या है, पूरी काम करना, विशेष पूरी धरती की रक्षा करना, नदियों का साफ, जमीन का साफ, हवा का साफ, कचरा का प्रबंध करना, ठीक है, ताजमहल को बचाना, गंगा सफाई, प्लास्टिक वगैरह बैन करना, ये सारे आपके 1986 के अंतर्गत आते हैं। ये मोटा मोटी देखिए इसके एग्जाम्पल वगैरह मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए दोनों में अंतर वही सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताया, वही सारे अंतर है। ये केवल क्या करता है कि आपके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके नियम कानून को बताता है। ये पूरे पर्यावरण, हवा, पानी, जमीन, सोर्स सबके बारे में डिफाइन करता है, सबके बारे में परिभाषित करता है, सबके बारे में एक तरीके से ये कानून है। बनने का कारण बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, और ये क्यों बना था, इसका बनने का कारण क्या था, तो भोपाल गैस त्रासदी जो आपका 1984 में हुआ था उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई तो इसको बनाया गया। उद्देश्य क्या है, हवा को साफ करना, और उद्देश्य क्या है, पूरे पर्यावरण की रक्षा करना, पूरे पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना, वायु, जल, भूमि, ध्वनि, रासायनिक चीज़ों से सबसे बचाना। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार आपका वायु हो गया, 1987 में शोर इसमें क्या हो गया, इसमें जोड़ा गया, और इसमें आपके सारे प्रकार के प्रदूषण हो गए, सबके बारे में डिफिनीशन है, अर्थात सबको डिफाइन किया जाता है, सबके बारे में कानून के बारे में बताया जाता है। मुख्य इसकी संस्थाएं कौन सी हो गई,
गए तो दोनों में वही संस्थाएं हैं लगभग। स्टेट बोर्ड होती है आपकी और सेंट्रल बोर्ड होती है लगभग, उसमें भी इसमें आपका एक केंद्रीय पर्यावरण कल के मंत्रालय के नाम से हो और वही आपका स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड हो गया। अनुमति प्रणाली उद्योगों को सहमति लेनी होती है और पर्यावरणीय स्वीकृति यानी कि EIA अनिवार्य होता है, अर्थात जो भी आप काम कर रहे हैं तो इसमें भी पर्यावरण से आपको स्वीकृति लेनी होती है। इसमें जेल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, प्रावधान बता ही दिया है। नागरिक अधिकार शिकायत करने का अधिकार है आपको बता ही दिया है। विशेष प्रावधान है आपको क्या मिलता है, PUC प्रमाण पत्र मिलता है। प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र एरिया हो गया आपका, EIA अनिवार्य होता है इसमें भी आपका कि वहाँ से भी आपको कोई आप इन्वायरमेंट को कहीं पॉल्यूट कर रहे हैं तो आपको EIA लेना अनिवार्य होता है। EIA का सर्टिफिकेट आपको लेना, वहाँ से भी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना वहाँ पे भी आपका अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ये कुछ अंतर है, डिफरेंस मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। वही सारी चीज़ें हैं। स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, क्या काम होता है। जैसे कुछ स्टेट बोर्ड का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। दिल्ली का हो गया आपका DPCC हो गया, MP का MPCB हो गया, स्थापना 1970 में होती है इसकी, 1991 में। फिर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, TNPCB हो गया, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कुछ बोर्ड वगैरह हैं जिसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख लीजिए, आप यूपी में है तो यहाँ पे देख लीजिए 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है आपका, लखनऊ में है, UPPCB करके। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है आपका, लखनऊ में ही है। ये कुछ बोर्ड वगैरह हैं, स्टेट बोर्ड वगैरह हैं। अब फंक्शंस ऑफ हमें पढ़ना क्या था, फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्थात जितने भी आपके स्टेट, हर एक स्टेट में होते हैं तो इनका काम क्या होता है। तो जैसे आपका सेंट्रल ने तो आपका एक तरीके से सेंट्रल बोर्ड आपकी नियम नीति को बना देता है। स्टेट बोर्ड इस पे सारी चीज़ों को इसको रेगुलेट करना, इसकी जांच करना, सारे सर्टिफिकेट बांटने, सारे काम करता है। क्या क्या काम है, एक एक पॉइंट देखिए। अनुमति और लाइसेंसिंग वगैरह का काम हो गया कि अनुमति देना और लाइसेंस वगैरह प्रदान करना, मतलब लाइसेंस देना। भाई पहले आप जाएंगे, कंपनी खोल रहे हैं, जाएंगे उनसे अनुमति लेंगे, परमिशन लेंगे, फिर वो आपको क्या कर देंगे, आपको उसका लाइसेंस देंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे। फिर निगरानी और निरीक्षण, चीज़ों की निगरानी, कंपनी पे निगरानी करता है, उद्योगों की नियमित निगरानी करना, जाँच वगैरह करना। जैसे आप देखे होंगे, जैसे हाईवे पे रहते होंगे तो जो हाईवे वाले होते हैं, नेशनल हाईवे वाले होते हैं, वो हाईवे पे घूमते रहते हैं गाड़ी लेकर के कि कहीं कोई हाईवे पे कोई एक तरीके से कुछ चीज़ बना तो नहीं रहा है, कोई हाईवे पे कोई नाली वगैरह तो नहीं इधर उधर की, या फिर गड्ढे तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपके निगरानी करने का भी काम आपके करते हैं स्टेट बोर्ड वाले। ठीक है, फिर मानक क्रियान्वयन, यानी कि हर एक चीज़ के लिए कितना आप चीज़ों को सृजन कर सकते हैं, कितनी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, कितना आप पॉल्यूशन फैला सकते हैं, मतलब और उसको आपको कंट्रोल कैसे करना है। तो एक मानक भी तैयार किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, एक मानक भी रहता है। फिर उसके बाद से वायु नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वगैरह और जल प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं वगैरह, ठोस अपशिष्ट का जो भी आपके सॉलिड वेस्ट वगैरह होते हैं, के कचरा वगैरह होते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करना है, ये सारे आपकी स्टेट बोर्ड वाले बताते हैं। डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग, यानी कि प्रदूषण स्तर का डेटा संग्रह, यानी कि जो भी डेटा होते हैं, कहाँ पे कितना प्रदूषण है, ठीक है, किस एरिया में कितना प्रदूषण है, तो उसको कल की पोल्यूटेड सिटी घोषित करना और वहाँ का डेटा भी रखना, सारे डेटा को भी रखते हैं। और क्या करते हैं, आपके सेंट्रल बोर्ड को क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं। और अनुसंधान और विकास, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को शोध करना, नई तकनीकों का प्रचार प्रसार करना, जो नई तकनीकें आती हैं पोल्यूशन को लेकर के, हाँ इससे पोल्यूशन से बचा जा सकता है, तो उसका क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड वाले प्रचार करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं। तो ये सारे काम क्या है, आपके फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अर्थात जो भी आपके स्टेट हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, तो यहाँ पे आप यूपी से हैं तो यूपी का अर्थात जहाँ कभी जिस भी राज्य का स्टेट बोर्ड हो गया, अर्थात करिए कि पोल्यूशन के लिए, तो वो यही काम करता है। अनुमति लेंगे आप, उससे लाइसेंस वगैरह बना करके देगा, निगरानी करते रहते हैं वो, और मानक तय करते हैं कि हाँ आप इतना ही करिए कि वेस्ट कर सकते हैं, इतना ही आप करिए कि पोल्यूशन फैला सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी कंपनी से धुआं नहीं निकलना चाहिए, या फिर जहरीली गैस ये बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रण करने का काम करते हैं, उपाय वगैरह बताते हैं, डेटा वगैरह रखते हैं, डेटा को करिए कि आपके सेंट्रल बोर्ड को भेजने का काम करते हैं। और अनुसंधान और विकास, प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकें, नए नए चीज़ों के बारे में शोध करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में खोजते हैं कि पोल्यूशन से कैसे बचा जाए, और इसको क्या करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। जब नई तकनीकें आती हैं तो लोगों को बताने का काम करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों को कल की प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। कई सारी जगह पे देखा होगा आपने कि स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम हो गया कि भारत को स्वच्छ कैसे रखे, तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। ये सारे काम क्या है, आपके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के काम वगैरह है। ठीक है, अब लास्ट आपका टॉपिक है, अब देखिए जागरूकता फैलाना, और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जागरूकता फैलाना, कानूनी कार्रवाई वगैरह करना। तो ये सारे काम कौन करते हैं, आपके स्टेट बोर्ड वाले करते हैं। परियोजना का मूल्यांकन करना, ठीक है, समन्वय करना, ठीक है, ऐसी जो सेंट्रल बोर्ड हो गया उससे कल के वार्तालाप करना, उससे चीज़ों को बताना, उसकी जो नीति आती है उसको लोगों को बताना, नीति का कार्यान्वयन करना। और प्रयोगशाला सेवाएं, जलवायु नमूनों का परीक्षण वगैरह कराते हैं, लोगों को सेवाओं के बारे में बताते हैं, और गुणवत्ता कैसे सही रखी जाए, एयर क्वालिटी कैसे सही रखी जाए, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी कल की चीज़ों के बारे में लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, बताते भी हैं, और प्रमाण पत्र भी देते हैं। ठीक है, वित्त का भी प्रबंधन करते हैं। परिवर्तन शक्तियाँ, ठीक है, जो आपके कल के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हो गए उनको बंद करने का भी काम करते
करते हैं, एक तरीके से जैसे पुलिस आते हैं तो पुलिस आप गलत काम करते हैं तो उसको रोकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी बोर्ड है आपके स्टेट बोर्ड है, तो जो भी आपके इनके अंदर कह लीजिए इनको इतनी शक्ति दी जाती है कि अगर कोई कंपनी के लिए ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, पोल्यूशन फैला रही है, तो उसको आप बंद कर दीजिए, उसका कह लीजिए एक तरीके से निपटारा कर दीजिए। आपातकालीन इमरजेंसी में प्रदूषण दुर्घटनाओं का जवाब वगैरह देना, उसका आपातकालीन इमरजेंसी में नई नई योजनाओं को बनाना कि हाँ कैसे अब यहाँ से बचा जाए, ये सारे काम कौन करते हैं? आपके स्टेट बोर्ड वाले। और सूचना प्रदान करना, जनता की सूचनाओं को सुनना, उसका शिकायत वगैरह का निवारण करना, और ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी कि उसके बारे में जवाब देना। और ये सारी चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंट रहती है, अर्थात आप खुले तरीके से जाकर के इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। कोई चीज़ पूछना हो, कोई जानना हो, तो आप स्टेट बोर्ड से जाकर के पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके कार्य हैं, अर्थात स्टेट बोर्ड के आपके कार्य है। कई सारे कार्य हैं, कम से कम आपको 5-10 लिख देंगे तो बहुत है। कई सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 16 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से चलते हैं सीपीसीबी और एसपीसीबी में मुख्य के लिए कार्य क्या है, इन दोनों के कार्य क्या है। तो देखिए वही मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण नीति बनाता है और राज्य उद्योगों में परिवर्तन की अनुमति देता है, ये अनुमति देने का काम करता है, ये नीति को बनाने का काम करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक का निर्धारित करता है और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण कानून को करिए कि लागू करता है। भाई आप इतना करिए कि पराली जला सकते हैं या फिर करिए कि नहीं जला सकते हैं, तो ये काम करेगा, ये चीज़ों को लागू करेगा और घूम घूम कर देखने का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से ये नीति बनाने का काम करता है, मार्गदर्शन अर्थात एक तरीके से मार्ग बनाने का काम करता है, जो भी नीति हो गई, रूल हो गई, उसको बनाने का काम करता है। और ये देख रेख का काम करता है कि हर स्टेट में वो लागू हो रहा है, उस पर लोग चल रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है, एक तरीके से। और उसके जो भी कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, उसमें जांच करना, चीज़ों को देखना, अगर नहीं कर रहे हैं सही से काम तो इसका करिए कि निपटारा कर देना, उस कंपनी को करिए कि बैन कर देना, और इसकी रिपोर्ट वगैरह आपके सीपीसीबी को करिए कि भेज देना, ठीक है। तो ये एक तरीके से नीति बनाने का काम करती है। आपका हेड हो गया, नीति बना गई कि हाँ ये रूल है, ये नियम है, और ये क्या करती है, सारी चीज़ों को देखती है, रूल हर एक स्टेट में लगा देती है, देखती है कि कौन कंपनी इसको फॉलो कर रही है, कौन नहीं कर रही है, नहीं फॉलो करती है तो उसको बैन कर देती है और रिपोर्ट वगैरह सीपीसीबी को आपकी भेज देती है। तो ये दोनों का कलिए के एक तरीके से मुख्य काम है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये क्या होता है, पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं। आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली कभी कभी एनजीटी ही नाम लेकर के पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, एनजीटी एक विशेषीकृत न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरणीय संबंधी विवादों की त्वरित निपटारे और पर्यावरण संरक्षण, वनों, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों तथा किसी भी पर्यावरण कानूनी के परिवर्तन के लिए स्थापित किया गया है। सरल शब्दों में समझिए कि आपका केस हो गया, मान लीजिए सपोज कि तो आप क्या हो जाएंगे, जिले कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसी प्रकार से एनजीटी एक संस्था बनाई गई है कि आप पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं, तो आपके ऊपर जो भी मुकदमा होगा, केस होगा, तो उसका निपटारा ये संस्था आपकी एनजीटी करती है। ऐसे समझिए कि जैसे आपने मान लिया कि पेड़ काटना अलाउ नहीं है, जंगल से जाकर के आपको, मतलब जंगल मान लीजिए एक छोटा सा जंगल है या फिर बगीचा है, वो काटना अलाउ नहीं है, आप बिना परमिशन के जाकर के आप काटना उसको शुरू कर दिए, तो आपको क्या कर देगी, पुलिस पकड़ करके इस संस्था में एक तरीके से जो आपकी सुनवाई होगी वो आपकी एनजीटी के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, एक प्रकार का आपका छोटा मोटा कोर्ट कह सकते हैं, एक संस्था कह सकते हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित आप अगर आप कोई नुकसान करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसका निपटारा आपका कहाँ से होगा, इसी एनजीटी के थ्रू ही आपका होता है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, देखिए स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी, और कानूनी आधार राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का कलिए की कानूनी आधार है। और उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा, यानी कि क्या है इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई, ये क्यों बनाया गया है, तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं भाई, आपने बिना परमिशन के पेड़ काट दिया, तब आपके ऊपर क्या होगा, कुछ चलिए जुर्माना लगा दिया गया या फिर कुछ साल के लिए, अब चूंकि पेड़ वगैरह काटने के लिए सब पैसे से निपटारा हो जाता है, तो कुछ आपको फाइन वगैरह जुर्माना वगैरह देना पड़ेगा। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी आप नुकसान करते हैं, चीज़ों को पॉल्यूट करने का काम करते हैं, तो इसका निपटारा करने के लिए एक तरीके से इसका एक संस्था बनाया गया है, एक कोर्ट कह सकते हैं, एक कोर्ट बनाया गया है, जिसमें आपका फैसला होगा कि भाई आपने पेड़ तो काट दिया गया है, अब क्या किया जाए, आपको सजा दिया जाए, कितने साल की सजा दी जाए, या फिर सजा नहीं दिया जाए तो जुर्माना आप पे लगाया जाए, कितना जुर्माना लगाया जाए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो ये सारा काम आपका क्या करता है, आपका एनजीटी करता है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद से देखिए, अब इसमें कुछ आपको बताने लायक नहीं है। और अधिकार क्षेत्र क्या है, अधिकार क्षेत्र मतलब किस किस अधिकार में, तो भाई जितने भी आपके जितने भी पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं, आपने पढ़ा अधिनियम 1986 वाला, 1980 वाला, वन संरक्षण हो गया, जल प्रदूषण आपका 1974 जो आपको पढ़ना है, फिर आपका वायु प्रदूषण निवारण 1981 वाला आपने पढ़ा, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 है। इसके अंतर्गत जो भी आप गलत तरीके के काम करते हैं, वायु को, एयर को, या फिर एक तरीके से पर्यावरण को पॉल्यूट करने का काम करते हैं, या फिर किसी नियम को तोड़ते हैं, तो ये सारे अधिकार क्षेत्र है। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपका सुनवाई जो होगी वो एनजीटी संस्था के अंतर्गत ही होगी। वो जुर्माना जितना लगाना होगा, जितना फैसला सुनाना होगा वो सुनाएगा, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं।
मुख्य विशेषताएं क्या है, तो पर्यावरण मामलों के लिए विशेष न्यायालय एक तरीके से क्या है, पर्यावरण मामलों के लिए विशेष न्यायालय है। त्वरित न्याय 6 महीने में कल के भीतर आपका निपटारे का लक्ष्य आता है, 6 महीने के पहले ही आपका निपटारा हो जाता है, अर्थात आपके केस की एक तरीके से सुनवाई हो जाती है। और लंबे लंबे आप देखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो 20-20 साल 30-30 साल तक क्या होते हैं, आपके केस वगैरह लटके रहते हैं, जल्दी सुनवाई नहीं होती है। इसमें जल्दी निपटारा हो जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता वगैरह भी उसमें होती है और लचीली प्रक्रिया होती है, अर्थात जल्दी से आपका काम वगैरह हो जाता है। नागरिकों को सीधे आवेदन का अधिकार भी होता है इसमें। उद्देश्य क्या है, पर्यावरण न्याय सुनिश्चित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को लागू करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात जो भी आपका पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए कानूनी सुरक्षा ये एक तरीके से एनजीटी बनाई गई है कि जो भी आप गलत काम करते हैं या फिर कहिए कि गलत एक तरीके से एरिया को या फिर किसी भी सिटी को पोल्यूट करने का काम करते हैं, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंट को एक तरीके से खतरा पहुंचाने वाला काम करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका शिकायत दर्ज हो जाएगा और एनजीटी ही इसकी सुनवाई करेगी कि आपके ऊपर फाइन लगाया जाए या फिर आपके ऊपर क्या किया जाए। तो यही आपका एनजीटी हो गया, एक प्रकार की संस्था है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका समाप्त हो गया। सिंपल सरल और आसान भाषा में हमने सारी चीज़ों को आपको समझा दिया, सारी चीज़ों को बता दिया है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, एग्जाम में कैसे भी पूछा जाता है तो आप सारी चीज़ों को लिख पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ, ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी। इन सारी चीज़ों का आपको लाभ जरूर प्राप्त करना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे और आप अच्छे तरीके से अगर आप नोट्स से पढ़ लेते हैं, क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ें आपको बुक भी देखने को मिल जाएगा, ई बुक भी देखने को मिल जाएगा। नोट्स से सिंपल सरल आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको समझने के लिए, रिविजन करने के लिए काफ़ी बेस्ट रहती है। और आपने देखा ही सिंपल सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में, आपकी समझने लायक भाषा में सारी चीज़ों को बनाया गया है कि हाँ आप देख करके पढ़ करके सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।